सुप्रभात छात्रों। आज मैं गोधुली भाग 2 के पाठ 3 भारत से हम क्या सीखे के अधूरे भाग की चर्चा करूंगी। मैक्स मूलर के इस भाषण का भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। भाषण में मैक्स मूलर ने नव आगंतुक भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित अधिकारियों को बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती आई है। अगर आपकी रुचि प्राचीन सिक्कों में है, तब भी आपको हर तरह के सिक्के मिल जाएंगे। ईरानी, पार्थियन, शक, रोमन, मुस्लिम शासकों के सिक्के, हर तरह के सिक्के। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। एक प्रचलित कहावत है शेर की खाल में गधा। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रटलिस में मिलता है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? और इसी प्रकार हम नेवला या चूहे से संबंधित कहानी भी देखते हैं। एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में एक चूहे को परिवर्तित कर दिया था, लेकिन वह सुंदरी एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई। तो यह कहानी संस्कृत के एक कहानी से सभी अंशों में मिलती जुलती है। अब प्रश्न यह है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही एस्ट्राटिस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई। इस क्षेत्र में अभी बहुत काम करना होगा। शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी हैं। शाहनामा की रचना 10वीं-11वीं सदी में हुई। उस समय भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध थे जिस समय शाहनामा की रचना हुई थी। बाइबिल में एक जगह जिक्र है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबिल में है। तब मैक्स मूलर कहते हैं कि ये सब वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। हाथीदांत, बंदर, मोर और चंदन भारत में ही मिलते हैं। मैक्स मूलर नव आगंतुक भारतीय सिविल सर्विस अधिकारियों को बताते हैं कि आप में से कईयों ने
भाषा विज्ञान का अध्ययन किया होगा। क्या कोई ऐसा दूसरा देश है जहां केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? भारत में आर्य, द्रविड़, मुंडा जैसी जातियों की बोलचाल की भाषा के अलावा यूनानी, पूची, हून, अरब, यूनानी, ईरानी, मुगल आक्रमणकारी व विजेता की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्या के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त होता है। तब यहाँ पर एक साथ सब कुछ मौजूद है। एक तरफ हम द्रविड़ संस्कृति को देख रहे हैं, मुंडा संस्कृति को देख रहे हैं, तो इधर जो है अरब, ईरानी, मुगल आक्रमणकारी सबको देख रहे हैं। सबकी भाषाओं का सम्मिश्रण की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आर्य भारत के विभिन्न भागों में थे, विश्व के विभिन्न भागों में थे। तब चूहा के बारे में आर्यों को जानकारी थी या नहीं थी? चूंकि आर्य संसार के विभिन्न भागों में फैले हुए थे, तो उनको चूहे की जानकारी थी या नहीं, इससे संबंधित देखते हैं कि संस्कृत में चूहा को बोलते हैं मूसा, ग्रीक में बोलते हैं मूस, लैटिन में बोलते हैं मूस, पुरानी स्लावोनिक में बोलते हैं माइस, पुरानी उच्च जर्मन में बोलते हैं मूस। तो इसका अर्थ है कि आर्यों को चूहे के बारे में जानकारी थी, क्योंकि सभी भाषाएं आपस में मिलती जुलती है और चूहे का वर्णन देती है। अब हम देखेंगे कि भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की भी यह जन्म भूमि है, पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की भी शरणस्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट होते हैं, विकसित होते हैं। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। यहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी ज्वलंत समस्या को लीजिए, जैसे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो, उच्च शिक्षा से हो, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो या कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो या फिर अन्य कोई कानूनी मसला हो, सीखने सिखाने योग्य कोई बात हो। भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। संस्कृत भाषा के द्वारा
आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदाशयता को जगाने वाले पाठ भी प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश। इसकी कहानियां बहुत रोचक है और नीतिप्रद है। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों ना बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, दैवत विज्ञान का क्षेत्र हो, दर्शन का हो, विधि शास्त्र का हो, कानून का हो, रीति रिवाज या परंपराओं का हो, प्राचीन कला या शिल्प का हो, पुरातन विज्ञान का हो। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहें या ना चाहें, आपको भारत की शरण लेनी होगी, क्योंकि मानव इतिहास से संबद्ध प्रत्येक बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रामाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर ले, तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अब सभी लोग जानना चाहते हैं संस्कृत में ऐसी क्या बात है जो आज भी यह प्रासंगिक बनी हुई है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा है कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ समानता जरूर है। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गौथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया गया, तो इन भाषाओं में भी पारिवारिक संबंध स्वीकार करना पड़ा। लेकिन जैसे ही संस्कृत इन सब के बीच आ बैठी, तत्काल सभी को सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का परस्पर संबंध भी प्रकट हो गया। निश्चित ही संस्कृत सभी भाषाओं की अग्रजा है। उसमें हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। यदि आग के लिए संस्कृत में शब्द है अग्नि और लैटिन में है इग्निस, तब हम यह समझ जाते हैं कि आर्य जो पूरे संसार में फैल गए थे, वह अग्नि से परिचित थे।
दूसरी भाषाओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपते रहता है और दूसरे क्षेत्र में वही शब्द सर्वथा मुरझाकर लुप्त हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।